हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे वेव्स के एनर्जी पर। तो उसमें हम लोग देखे थे कि किसी भी एलिमेंट का एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एक साथ मैक्सिमम हो रहा है, फिर एक साथ मिनिमम हो रहा है, मतलब उसका टोटल एनर्जी मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ। ये साइकिल चलता जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वेव में एनर्जी का फ्लो चल रहा है, प्रोपगेशन चल रहा है। तो किसी एलिमेंट का एनर्जी अगर कांस्टेंट हो गया तो फिर तो वहाँ से एनर्जी पार ही नहीं कर रहा है ना। तो एनर्जी का लगातार फ्लो चल रहा है। एक पार्टिकल के पास एनर्जी आ भी रहा है और कंटिन्यूसली वो आगे भेजता भी जा रहा है। तो अब हम लोग आते हैं इसके कैलकुलेशन पर। एनर्जी से रिलेटेड जो टर्म्स है, जैसे पावर हो गया, इंटेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इन सब का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम। कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है वेव में। पावर, जैसे ये कोई वेव है, तो इसका एक एलिमेंट हम लोग लिए, कहीं पर भी एक एलिमेंट लिए dx। अब ये जो एलिमेंट है इसका टोटल एनर्जी हम लोग लिखेंगे dE इक्वल्स टू dPe प्लस dKe। इस एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हम लोग एक चीज देखे थे कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर था तो उस समय उसका डिफॉर्मेशन जीरो था, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो था एक्सट्रीम पोजीशन पर, और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो था। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों जीरो, मतलब दोनों बराबर। मीन पर पहुंचा तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो गया था। एक्चुअली में वेव में किसी भी एलिमेंट का अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो वो हर मोमेंट पर बराबर होता है। ये बात को हम लोग याद रखेंगे, आगे भी काम आ सकता है। किसी भी एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हर इंस्टेंट पर बराबर होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पर दोनों एक साथ जीरो हो जाता है, मीन पर दोनों एक साथ मैक्सिमम हो जाता है, और हर इंस्टेंट पर ये दोनों इक्वल रहता है। तो इसका मतलब ये डीई को फिर हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इस एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी। और इस एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू डी एम इंटू जो भी इसका वेलोसिटी है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू डी एम इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर। तो ये आ गया इसका एनर्जी, डी एम इंटू वी पी स्क्वायर। डी एम को हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू डी एक्स। ये तो हो गया डीएम का वैल्यू, म्यू इंटू डी एक्स। और अगर हमको पार्टिकल का वेलोसिटी लिखना है, किसी भी एक्स डिस्टेंस वाले पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में है y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इसको डिफरेंशिएट करके आ जाएगा डेल वाई बाई डेल टी। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। यह आ गया पार्टिकल का वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पर। तो dE इज इक्वल्स टू डी एम म्यू इंटू डी एक्स इंटू वीपी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। पावर अगर हम लोग को चाहिए तो पावर होगा एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो dE बाई डी टी। डी आया, इसको dt से डिवाइड कर देते हैं, तो म्यू इंटू डी एक्स बाई डी टी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। तो ये बना पावर का एक्सप्रेशन। डी एक्स बाई डी टी जो है, ये वाला सामान
इधर एक्स डायरेक्शन में कौन जा रहा है, वेव, तो ये dx बाई dt जो है ये वेव का वेलोसिटी हो गया। दूसरा बात ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग 1/t लिखते हैं, मतलब ओमेगा बाई 2 पाई। तो अगर कहीं पर भी ओमेगा आ रहा है तो ओमेगा को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई f। तो ओमेगा की जगह हम 2 पाई f रखने वाले हैं। सो पावर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर की जगह रख दिए 2 पाई f का स्क्वायर, a स्क्वायर म्यू, ये हो गया v, और ये आगे का पूरा सामान कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये बन गया पावर का एक्सप्रेशन। इसको हटाते हैं। सो पावर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये आया पावर का एक्सप्रेशन। लेकिन हम लोग को इस एक्सप्रेशन से मतलब नहीं है, ये तो इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। हम लोग से जब भी बात कर रहा होगा वेव में, तो एक्चुअली में एवरेज पावर के कैलकुलेशन पर बात कर रहा होगा। तो इसका हम लोग एवरेज वैल्यू ले लेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना है मैथमेटिकली, जैसे कभी भी साइन कॉस इन सब का एवरेज वैल्यू अगर लिखने को मिलता है, ये ब्रैकेट जो है ये एवरेज का साइन है, साइन का एवरेज वैल्यू, कॉस का एवरेज वैल्यू 0 होता है, क्योंकि एक साइकिल में जितना ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा उतना ही नेगेटिव वैल्यू लेगा, तो इसका एवरेज वैल्यू 0। साइन स्क्वायर का अगर एवरेज वैल्यू लिखना हो तो ये 0 नहीं होता है, इसका वैल्यू हाफ, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नहीं है। कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू भी हाफ। तो ये कुछ बात है जो आगे भी काम आ सकता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। साइन कॉस, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। तो अब जब हम एवरेज पावर का बात करते हैं, एवरेज पावर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी। ये सब तो कांस्टेंट है। एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। एंड कॉस स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू है वो हाफ के बराबर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हाफ हो गया, तो ये हो गया 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी। अब क्वेश्चन में तुमसे एवरेज पावर नहीं भी बोलता है तो वो बात एवरेज का ही कर रहा होगा, ये ध्यान रखना। पावर भी पूछ रहा है तो वो एवरेज पावर से ही डील कर रहा है। तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया, एवरेज पावर इज 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी। अच्छा, मैक्सिमम पावर कितना है? जब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये पावर का एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। सो मैक्सिमम पावर इज 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पावर जो है दिस इज ट्वाइस ऑफ एवरेज पावर। एवरेज पावर का 2 गुना दिख रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया पावर का एक्सप्रेशन। पावर क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम जो फ्लो कर रहा है। अब बात करते हैं इंटेंसिटी पर। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यूनिट टाइम में कितना एनर्जी फ्लो कर रहा है वो तो आ गया। यूनिट टाइम में यूनिट एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना एनर्जी फ्लो कर रहा होगा, तो वो हो गया इंटेंसिटी।
ये क्या है? ये है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम ये पावर होता है। तो एक तरह से पावर पर यूनिट एरिया भी अगर बोल सकते हैं हम लोग इसको, ये भी इंटेंसिटी है कि यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से कितना एनर्जी फ्लो कर रहा है। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया एस है, बस इंटेंसिटी हो जाएगा पावर अपॉन एरिया। एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया एस है तो पावर का फॉर्मूला, एवरेज पावर का बात करेंगे, इंटेंसिटी भी एवरेज ही आएगा, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी डिवाइडेड बाई एस। अब यहां पर ये जो म्यू इंटू वी है, म्यू अपॉन एस है, ये है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया कर देंगे तो ये वाला टर्म हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी। मास पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो गया डेंसिटी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी मतलब वही एवरेज इंटेंसिटी का ही बात हो रहा है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, पहले म्यू इंटू वी था, अब रो इंटू वी हो गया है, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। ए एम्पलीट्यूड, एफ फ्रीक्वेंसी, रो डेंसिटी, वी वेलोसिटी ऑफ वेव। एक और टर्म है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या है? तो ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जिस मीडियम में वेव का प्रोपगेशन चल रहा है तो उस दौरान उसका अगर हम कोई पोर्शन लें तो उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है किसी मोमेंट पर, उसका हम लोग बात कर रहे हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी अगर हमको लिखना है तो हम लोग किसी एक छोटे से dx टुकड़े का एनर्जी लिखे थे, पावर लिखते टाइम पे जब हम लोग लिख रहे थे d, तो ये अपना 2 टाइम्स डी के ई आया था, जो कि हो गया था dm इंटू वीपी स्क्वायर। तो वही d लिख रहे हैं, इसको डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर देंगे तो डी बाई डी वी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। dm का वैल्यू हम लोग म्यू इंटू डी एक्स लिखे थे और vp का वैल्यू हम लोग a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। तो ये दोनों यहाँ पर रखने के बाद अपना d बना था म्यू इंटू डी एक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। तो एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो dE अपॉन dV, ये dV क्या है? वॉल्यूम है। तो ये हो जाएगा म्यू इंटू डी एक्स ए स्क्वायर, ओमेगा की जगह हम रख दिए 2 पाई एफ का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये तो हुआ d डिवाइडेड बाई dV।
तो छोटा सा जो एलिमेंट लिए थे dx, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। ध्यान रखना a एम्पलीट्यूड है, a क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग s लिख रहे हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू dx वो उस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम हो गया। तो अब यहां क्या हुआ, ये dx तो कैंसिल, तो एनर्जी डेंसिटी आ गया 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां पर ये फिर से ये म्यू बाई एस वाला टर्म बन रहा है, तो ये डेंसिटी हो जाएगा। तो 4 पाई ए स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। एवरेज एनर्जी डेंसिटी का हम लोग बात कर रहे हैं, सारा चीज पावर इंटेंसिटी एनर्जी डेंसिटी सब एवरेज में चल रहा है। तो इसका एवरेज वैल्यू लेंगे तो कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हाफ, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो। और इंटेंसिटी कितना था, इंटेंसिटी था 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी जो है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखना, लिखा हुआ था 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव आई अपॉन वी। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया एवरेज, दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक ही मीडियम में ट्रैवल करने वाले दो वेव का ग्राफ दिया हुआ, वाई एक्स ग्राफ। ये वेव 1 और ये वेव 2। वाई एक्स ग्राफ of two waves traveling in a medium is given. Find I1 by I2। इन दोनों के इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन चाहिए ग्राफ में है, इसके अलावा अपने को और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ वेव पे डिपेंड कर रहा है। देखो, जब बोला है कि टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, दोनों सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, तो डेंसिटी तो मीडियम का है, सेम हो गया। दोनों के इंटेंसिटी के फॉर्मूले में डेंसिटी सेम रहेगा, और वेलोसिटी जो है वो भी मीडियम का प्रॉपर्टी है, मीडियम पर डिपेंड करता है। तो रो और वी, जैसे ये बात बोला ना, ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, तो रो और वी का वैल्यू तो सेम हो गया।
तो अगर ऐसा हो गया तो फिर I1/I2 करेंगे तो ये आ जाएगा F1² इंटू A1² फ्रीक्वेंसी का रेशियो चाहिए और एम्पलीट्यूड का रेशियो। अच्छा, एम्पलीट्यूड का रेशियो तो यहाँ से मिल जाएगा, सीधा सीधा ग्राफ में दिख रहा है। वेव 1 का एम्पलीट्यूड 5 है और 2 का एम्पलीट्यूड 3 है, तो A1/A2 हम लोग को ग्राफ से दिख गया कि 5/3 है। ठीक है, फिर आते हैं फ्रीक्वेंसी के रेशियो पे। V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो F इज इक्वल्स टू V/λ। V तो दोनों के लिए सेम है, सेम ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो जो है F1/F2 इज λ2/λ1। और अगर वेवलेंथ के रेशियो पे डिपेंड करा तो वेवलेंथ तो यहां से दिख रहा है इस फोटो से। 1 का ये जो एक लूप बन रहा है इसमें 2 का 2 लूप आ गया। इसका मतलब यहां से क्लियरली इस फोटो से दिख रहा है कि 1 का जो वेवलेंथ है वो डबल है इन कंपैरिजन टू 2। 2 का वेवलेंथ आधा है या 1 का वेवलेंथ डबल है, ऐसे बोल सकते हैं। तो λ2/λ1 ये रेशियो हो गया 1/2, तो F1/F2 आ गया 1/2, A1/A2 आ गया 5/3। तो I1/I2 F1/F2 का स्क्वायर A1/A2 का स्क्वायर, सो I1/I2 इज 25/36। ये आ गया रिक्वायर्ड रेशियो इंटेंसिटीज का। ठीक है, चलते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एक ही मीडियम में एक साथ दो वेव्स प्रेजेंट है। अब कोई एक वेव आता है तो वो क्या करता है? एक वेव मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्प्लेस कराना चाहता है अपनी तरीके से। हर वेव का यही टेंडेंसी होता है। तो जब दो वेव एक साथ प्रेजेंट है, मतलब मीडियम के हर पार्टिकल को दो दो वेव या दो दो लोग अपने तरह से डिस्प्लेस कराना चाहेंगे। ये काफ़ी कुछ वैसा है जहां जब हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम का बात किए थे कि एक ही पार्टिकल पर दो दो एसएचएम का इक्वेशन एक्ट कर रहा है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोग x1 + x2 लिख रहे थे। सेम लाइन के अलॉन्ग था तो परपेंडिकुलर था तो xi कैप + yj कैप, इस तरह से कुछ लिख रहे थे। तो बिल्कुल वही चीज़ है, एक ही पार्टिकल को दो दो लोग डिस्प्लेस कराना चाहते हैं, दो लोग मोशन में लाना चाहते हैं, क्योंकि दो दो वेव एक साथ प्रेजेंट है। तो बस होगा क्या कि मीडियम पार्टिकल्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों वेव का सम करके हो जाएगा। दोनों वेव जो डिस्प्लेस कराना चाहता है, एक y1 दूसरा y2, तो नेट y1 + y2 कुछ इस तरीके से। ये दो वेव हैं, ये इधर जा रहा है, ये y1 और ये वाला y2, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है। जब ये ओवरलैप करेगा
ये दोनों आया। अब इतने पॉइंट्स पर इस पॉइंट पर, इतने पॉइंट पर वेव 1 भी प्रेजेंट है और वेव 2 भी प्रेजेंट है। तो यहां वाले, यहां से यहां तक, इसके पहले तक सिर्फ वेव 1 है, इसके इधर तक सिर्फ वेव 2 है। यहां बीच वाले पार्टिकल्स पर वेव 1 और वेव 2 दोनों डिस्प्लेस कराना चाह रहा है। यहां पर दोनों का सुपर पोजिशन दोनों वेव्स का हो चुका है। तो यहां वाले पार्टिकल्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा 1 और 2 को मिलाकर होगा। मतलब अब जो नेट डिस्प्लेसमेंट है y, दैट इज y1 प्लस y2। सीधा सा बात है इसमें। तो अब जैसे कि, तो अब यहां का शेप कैसा होगा? ये वाला जो पार्टिकल है, वेव 1 इसको यहां रखना चाहता है, वेव 2 इसको यहां रखना चाहता है। तो एक का डिस्प्लेसमेंट इतना है, दूसरे का इतना है, तो मिलाकर इसका इतना ही हो गया। जैसे इस वाले पार्टिकल को है, वेव 1 इतने हाइट पर रखना चाहता है, वेव 2 इतने हाइट पर, तो y1 प्लस y2, तो ये इसके डबल हाइट पर चला जाएगा। ये वाला जो पार्टिकल है, वेव 1 भी इसको 2 मीटर ऊपर रखना, ऐसे ही एक बात कर रहे हैं, 2 मिलीमीटर ऊपर रखना चाहता है, और वेव 2 भी इसको 2 मिलीमीटर ऊपर, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 4 मिलीमीटर, तो यहाँ से डबल हाइट पे चला जाएगा। तो ऐसे ही दोनों वेव का डिस्प्लेसमेंट जोड़कर, तो ये बीच में जो शेप है, ऐसे एक रफ हम लोग बना रहे हैं, ये कुछ इस टाइप से बन गया। तो हम लोग को यही करना है। तो जब ये ओवरलैपिंग होगा तो उस समय ये पूरा, ये दोनों पल्स मिलकर कैसा दिख रहा होगा, ये बाउंड्री होगा। ये तो हम लोग बस बीच में ऐसे ही बनाए थे समझने के लिए। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट जोड़कर नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव में यही करना है। दो वेव या पल्स आ रहा है, तो सुपरपोजिशन वाले पॉइंट्स पर पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों वेव का जोड़कर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं।